अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर एंड सनसेट में। आज हम एक और तहलका खेज़ खबर लेके आ रहे हैं। वो तमाम मुकालमे जो आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में हुए, वो तमाम मुकालमे हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेके आ रहे हैं। बाकी लोग तो सिर्फ ये खबर देंगे कि फ़लाँ जज अप्रूव हो गया, फ़लाँ नहीं, लेकिन असद तूर अनसेंसर्ड आपको अनसेंसर करके देगा। वो तमाम का तमाम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास एक्सक्लूसिवली आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। उसकी तमाम तफसीलात आपको मालूम है। 4 जजेस के नाम प्रपोज किए गए थे एड हॉक जजेस के लिए। 4 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के नाम, जिसमें जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मज़हर आलम मियां खैर और जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे। इन चारों रिटायर्ड जजेस के नाम सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज के लिए प्रपोज किए गए थे, जिनमें से 3 जजेस ने, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने एड हॉक जज बनने से माजरत कर ली थी। लेकिन आज जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास शुरू हुआ तो ये तकरीबन थोड़ी ताख़ीर से शुरू हुआ, क्योंकि लॉ मिनिस्टर किसी मीटिंग में मसरूफ़ थे, वो भी आए। और उसके बाद जब ये इजलास शुरू हुआ तो ये इजलास गैर मामूली तौर पर तवील हुआ, तकरीबन 2 घंटे के करीब ये इजलास चला। तो हमने जब तमाम मालूमात हासिल की तो पता चला कि पहला 1 घंटा चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ा ने दरअसल ये ब्रीफ किया कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात किस शरह से बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, कितने हो चुके हैं और उन केसेस की नोयत क्या है। और उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ा ने यह भी एक्सप्लेन किया उस 1 घंटे में कि एड हॉक जजेस की ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट में क्यों है और क्यों लाने होंगे। और फिर आखिर में चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ा ने इन नामज़द जो जजेस हैं इनके केसेस की डिटेल रखी कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में थे तो इनका डिस्पोजल रेट क्या था, कि कितने मुकदमात ये इन्होंने निपटाए अपने टेन्योर के दौरान, माहाना कितने निपटा रहे थे, सालाना कितने निपटा रहे थे, तो उस वजह से कितना फ़ायदा हो सकता है। ये सब कुछ उन्होंने ब्रीफ़ किया। और उसके बाद जो कराची से वीडियो लिंक पर मौजूद थे और लाहौर से वीडियो लिंक पर पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन मौजूद थे, तो कराची से वीडियो लिंक पर बैठे हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत बनी हुई जजेस की कमेटी है, उसके मेंबर भी हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तीसरे मोस्ट सीनियर जज हैं। तो उन्होंने एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि जो हालात हैं इस वक्त और उसके अलावा जो आर्टिकल 182 कहता है उसकी तशरीह देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस नहीं लाने चाहिए। और मैं एड हॉकिज़म के ख़िलाफ़ हूँ कि एड हॉक जजेस क्यों लाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ा ने कहा कि देखिए, ये एड हॉक जजेस का लाने की बात 4 माह पहले हो चुकी थी मेरी जस्टिस मंसूर अली शाह से। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर प्यूनर जज हैं, इस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में मौजूद हैं, वो बता सकते हैं कि मैंने इनसे एड हॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाने की आज से 4 माह पहले बात डिस्कस कर ली थी कि नहीं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने तस्दीक की कि बिल्कुल मेरी चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ा से बात हुई थी और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ा ने मुझे ये कहा था कि एड हॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि केसेस की पेंडेंसी बढ़ रही है और हमें जजेस की ज़रूरत है। इसके बाद चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नाम प्रपोज़ किया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं अब भी इस अपने बात पर कायम हूँ कि एड हॉक जजेस नहीं होने चाहिए। मुझे जस्टिस सरदार तारिक मसूद की ज़ात से नहीं, लेकिन एड हॉक जजेस के ऊपर इख्तलाफ है कि एड हॉक जजेस नहीं होने चाहिए। तो यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की तो मुखालफत नहीं की, लेकिन उन्होंने बतौर एड हॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में जजेस को लाने की मुखालफत की। तो वो अक़लियत में रहे, लेकिन बाकी जो 9 में से 8 मेंबरान थे उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी दे दी। इसके बाद बारी आई जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल के नाम की, जिनका नाम ऑलरेडी जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया हुआ था। आज सुबह ही हमें खबर मिल गई थी, जो हमने एक्सक्लूसिवली ट्वीट भी की थी, लेकिन वो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं राजा मोहसिन, जिनको उन्होंने तस्दीक की थी कि वो एड हॉक जज नहीं बन रहे जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने। तो जब जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल के नाम की बारी आई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ा ने यह खबर आ रही थी कि उन्होंने रिफ्यूज़ किया, तो सब ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उन्होंने कोई लेटर लिख के रिफ्यूज़ किया है, तमाम जजेस को कॉन्टैक्ट करके फ़ोन करके किया है, क्या किया उन्होंने। तो अब हम आपको एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं और वो मैसेज भी हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे जो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल का, वो बहुत दिलचस्प मैसेज है। तो जब जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल का नाम आया तो उस पर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ा ने अपना मोबाइल में से अपना व्हाट्सएप मैसेज निकाला और कहा कि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने आज मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज किया है। और उनका व्हाट्सएप मैसेज उन्होंने पढ़ के सुनाया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मेंबरान को। और वो मैसेज ये था जिसमें जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ा को मुखातिब करके कहते हैं कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ा साहब, मेरे
नर्व्स इतने, यानी कि मेरे आसाब इतने मजबूत नहीं हैं कि मैं तनकीद बर्दाश्त कर सकूं और तनकीद का दबाव ले सकूं, तो इसलिए मैं एडहॉक जज बनने से माजरत करता हूं। हमें ज़राए ने बताया कि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल गुज़िश्ता के 2 रोज़ से मुख्तलिफ लोगों से मुशावरत कर रहे थे कि उन्हें एडहॉक जज बनना चाहिए या नहीं। तो बहरहाल आज उन्होंने मैसेज करके चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ को कहा कि मेरे आसाब इतने मजबूत नहीं है कि मैं इस तरह का दबाव ले सकूँ तनकीद का, तो मैं इसलिए एडहॉक जज नहीं बनना चाहता। जब चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ ने मैसेज पढ़ लिया तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ठीक है, फिर इन्होंने तो रिफ्यूज़ कर दिया है। तो चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ल ने कहा नहीं, इन्होंने पहले एग्री किया था, अब भी इन्होंने रिफ्यूज़ किया, तो हम ये है कि इनके नाम की मंजूरी दे देते हैं और फिर ये है कि ताकि दोबारा मीटिंग ना बुलानी पड़े और हम मीनवाइल जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल से दोबारा पूछ लेंगे और अगर वो अपने रिफ्यूज़ल पर कायम रहे तो ठीक है, फिर वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमने उनको दोबारा बात की और उन्होंने अपने इस रिफ्यूज़ल पर रीथिंक किया तो हो सकता है वो आ जाएँ, तो हम उनको ले आएंगे। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा जो जज दबाव में भाग जाता है वो तो दबाव ले ही नहीं सकता, तो फिर हम एक ऐसे जज को क्यों सुप्रीम कोर्ट लाएं। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब मुसर रहे और इसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह को ज्वाइन कर लिया और जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह को ज्वाइन कर लिया। इन तीनों फ्यूचर के चीफ जस्टिस ने जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल को लाने की मुखालफत की और इस बुनियाद पर मुखालफत की कि वो दबाव नहीं ले सकते, तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं लाना चाहिए। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस कादी फाइसा उनको लाने पर मुसर रहे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक, मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, अपना वीलॉग भी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त और लोडेड खबरें देते हैं, वो मौजूद हैं। तो हसनात मलिक भाई से ख़बरें भी लेते हैं, तज्ज़िया भी लेते हैं और ये ख़बर भी लेते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है उसमें कैसे इलेक्शन कमीशन को मुंह की खानी पड़ी है। तो हसनात भाई, जस्टिस सरदार तारिक मसूद तलने इत्तफाक से आगे एक मुखालफत हुई, वो भी एडहॉकिज्म पर, उनके नाम पर नहीं। लेकिन जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल को अब कैसे अब वापस लाएंगे? यानी कि दबाव पर वो गए तो अब आप उनको दबाव डाल के वापस लाएंगे, क्या होगा? देखें, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। बज़ाहिर ये लगा है कि हुकूमत, चीफ जस्टिस काजी फैसा और बार ने अना का इशू बनाया। एक जो है वो जज हैं वो रिलेक्टेंट हैं, वो नहीं चाह रहे कि अपने आप को कंट्रोवर्शियल देखें। उन्होंने अपनी इनिंग्स खेल ली है। आप अगर कंट्रोवर्शियल हो गए हैं तो दूसरों को क्यों कर रहे हैं? अगर उन्होंने माजरत की है और कहा गया है, अब उनको क्या फिर आप दबाव डालेंगे, आप दबाव डाल के ले आएंगे, यही तसर होगा ना कि फिर दबाव डाल के जो है वो आप जज के तौर पे फिर उन्होंने आप या कोई और भी दबाव डाल सकता है कि मैं वही कह रहा हूँ कि फिर उन्होंने क्या परफॉर्म करना है। मैं तो समझता हूँ मज़हर आलम मियां खेल साहब जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए होंगे। उन्होंने यही कहा होगा कि मैं इस सूरत हाल में, अब अगर मज़हर आलम मियां खेल साहब आते हैं, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है जज के लिए रिटायर, और बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए कि अगर वो आते हैं और ऐसे जज जो हाई कोर्ट में रहे हो, सुप्रीम कोर्ट रहा हो, वो दबाव में, मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने ये बात नहीं की होगी। लेकिन अगर अब वो किसी के कहने पे आते हैं तो इसका मतलब है दबाव इस दफ़ा ज़्यादा था तो वो आ गए। दबाव नहीं होगा, एक कंट्रोवर्सी होगी। मेरा ख्याल है कि अब ये पता नहीं वो एग्जैक्ट क्या है। काई साहब ने वैसे ये बात मज़हर आलम खेल साहब ने ये की है कि दबाव वाली, तो ये बेहतर होता है कि जुडिशल कमीशन में जो आप कह रहे हैं, मेरी नहीं इतला कि कि जी वो दबाव में आके उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि मेरे असाब इतने मजबूत नहीं हैं। देखें, बात है कि एसाब मजबूत नहीं है तो फिर क्या काई साहब उनको इंजेक्शन लगा के एसाब मजबूत करेंगे? क्या करेंगे? मतलब उनको कन्विंस करेंगे, क्या करेंगे? तो मसला ये है कि ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट कि सुप्रीम कोर्ट में जहाँ लोगों की ज़िंदगियों के फैसले होते हैं, तो और अगर ये बात है बकौल काई साहब के कि वो उन्होंने दबाव में कहा है, और आपकी खबर ये ठीक है कि दबाव में, तो फिर ये जब आएंगे तो फिर वो किस पे आएंगे? फिर दबाव नहीं होगा। क्या उनको पहले कोई साइकाट्रिस्ट से मिलाएंगे कि जी नहीं आप इनका दबाव ख़त्म करें फिर आए? तो ये मेरा ख्याल है कि ये गलत है। नहीं आ रहे तो कौन सा ना का इशू बना दिया। सरदार साहब आ गए हैं, सरदार साहब को यूनानिमस किया गया है, जिससे मुनीब अख्तर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक टेक्निकल इशू है और उस पर बात डिबेट हो सकती है, एक चैलेंज हो सकता है डाक जज की जो काम है। माजी में डाक जज जिस तरीके से रहे हैं वो जो है वो एक नायब चीफ जस्टिस रहा है। जो खलील रहमान रमदे साहब को हमने 1 साल देखा है, बल्कि भुगता है, वो बेंच नंबर 1 में बैठे होते थे और इफ्तिखार जोई साहब पे उनका बड़ा एहसान था।
इफ्तिखार जोई उनको साहब रिस्टोर करवाया था। इफ्तिखार जोई साहब और किसी और जज में ये फ़र्क है कि कोई उनको करे तो वो उनको, हालांकि माजी में उनके रमदे साहब से में भी तलाक़ात ना हो, लेकिन वो बड़ी रिस्पेक्ट करते थे रमदे साहब। रमदे साहब कई दफ़ा ऐसी बात बेंच में कर देते थे कि इफ्तिखार जोई साहब फिर भी उनको कवर अप करते थे। ठीक है, एक तो खैर वहाँ माहौल भी डिफरेंट था, सारा रोमांस इकट्ठा, नून लीग, एक मीडिया और सारे इफ्तिखार जोई साहब के सहार में मुब्तला थे, तो वो चीज़ें पिक भी नहीं होती थी। और उस वक्त तो ये जुडिशल एक्टिविज़म भी पीक पे था। तो रमदे साहब को उन्होंने अपने साथ बिठाया पूरा साल, 18वीं तरमीम में साथ बिठाया, यानी उस बेंच में बैठे। तो ये बात ठीक है, इस पे होनी चाहिए और ये चैलेंज होना चाहिए कि एडहॉक जज का रोल क्या है। उनको जो ये बात मुनीब फिर शायद इसी बात पे जैसे मुनीब अख्तर ने ये कहा भी कि फिर ये किन बेंचेस में जो जजेस बैठेंगे, कौन से केसेस सुनेंगे ये एडहॉक जजेस, यानी कि उनके जजेस के जहन में ये है कि ये क्या कोई वो जो जस्टिस मकबूल बाकर कहते थे जूनियर जजेस को एलिवेट करने पे कि ये कोर्ट पैकिंग हो रही है, तो वो इसका मतलब है अभी भी जजेस में ये अप्रीहेंशन बाकी है। देखें, बात यही है ना, कोर्ट पैकिंग के अलावा वही बात है, केसेस की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। सरदार साहब को मैं समझता हूँ कि लिख के देना चाहिए कि मैं किसी पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल केस का हिस्सा नहीं बनूंगा। मुझे जिस काम के लिए लाए गए एमएल, अगर आप किसी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव या किसी जुडिशल ऑब्जेक्टिव किसी का गेन करने के लिए आपको लाया गया तो आप इनकार करें और आप कहें कि जी मैंने जो है वो सिर्फ जो है वो जिस केस के लिए मुझे जेल पटिशन क्रिमिनल अपील के लिए लाया गया और वो एक जेन्युइन इशू है। अब एक माहौल ऐसा बन गया है कि जिसमें नहीं है। मैं समझता हूँ कि जजेस को, बल्कि हाई कोर्ट के जजेस को ऊपर एडहॉक जज लाना चाहिए साल दो, ताकि ये पेंडेंसी ख़त्म हो और मुख्तलिफ। लेकिन मसला ये है कि यहाँ जो पॉलिटिक्स को शेप सुप्रीम कोर्ट देती है, 2009 से दे रही है। ये हमारी बड़ा बदकिस्मती है कि यहाँ हमने जो अदलिया जो बहाल की, उस अदलिया ने हमारी पॉलिटिक्स को शेप दी। अब ये एक मामला है कि अब जो अदलिया में एक सूरत हाल है, वहाँ एक रियलाइजेशन है, जिस तरह हमने देखा, उन्होंने कहा एनफ इज़ एनफ, अब हम मिल के नहीं खेलेंगे। बात यह है कि हमने अब जो है वो एजेंडा ड्रिवन नहीं करना सिलसिला। वो अलहदा बात है कि माजी में भी जिस तरह चीफ जस्टिस साहबान करते रहे, तो ये इन माहौल में जैसे सरदार तारिक साहब को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए कि जी मुझे जो है जो पेंडेंसी के ख़ात्मे के लिए बुलाया गया मैं वो करूँगा। और दूसरा ये है कि मैं ये जो कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल केस हैं इनमें किसी का हिस्सा नहीं बनूँगा। मुझे आपके 17 जज परमानेंट पूरे हैं वो हैं। बस बरकफ जो काई साहब ने जिस तरह मदर अलमी खेल साहब का मामला डील किया है, उससे शकूक शुबात बढ़े हैं। कुछ बात बने। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं हसनात भाई, ये कितना सिग्निफिकेंट है चीफ जस्टिस कादी फायसा को बैक टू बैक 3 शिकस्त हुई हैं, कि वो कितना डिस्ट्रस्ट जुडिशरी में उन पे है, कितना वो माइनॉरिटी में चले गए। पहले फुल कोर्ट में माइनॉरिटी में गए, 4 जजेस उनके साथ आए, 5वें का डिफरेंट व्यू था जस्टिस अय्या का, ठीक है। फिर कमेटी के इजलास में रिजर्व सीटों का केस का रिव्यू लगवाते हुए माइनॉरिटी में चले गए, अकेले रह गए। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में वो 4 जजेस लाना चाहते थे, 3 ने रिफ्यूज़ कर दिया, 1 जज ला सके। क्या ओवरऑल अब वेव चल गई है कि चीफ जस्टिस कादी फायसा के जरिए आने का मतलब है कि खुद को देखें। ये तो अब हुकूमत को भी देखना है ना, वहाँ भी एक सेक्शन जो है हुकूमत भी ये रियलाइज़ कर रहा है कि भाई जब अदलिया में जजेस ही नहीं संभाले जा रहे, तो हम 3 साल या जो एक्सटेंशन तो खैर काई साहब खुद ही नहीं लेना चाह रहे, यानी जजों को 3-3 साल का जुडिशल पैकेज का फ़ायदा क्या है जब जज रिजेक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जज जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहे, तो फिर फायदा क्या जुडिशल पैकेज। जब चीफ जस्टिस कादी फायसा जजेस कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, कुछ डिलीवर ही नहीं कर पा रहे, तो फिर उनको उनकी मुद्दत क्यों आगे जाए है मामला। देखें, आप कह रहे हैं 3 शिकायत, सबसे बड़ी शिकायत हुई तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का इनकार, वो आप भूल रहे हैं। वो ऐसी एक मामला हुआ कि जिलानी साहब को ये इनकी ख्वाहिश थी। दूसरी तरफ जुडिशल पॉलिटिक्स देखें, आपका मुकाबला इस दफ़ा उमर अता बंदियाल और उन लोग से नहीं है, इस दफ़ा जिन जजेस से है वो भी पूरे मैं अब वो समझते हैं कि कैसे डील करना। नहीं, वो उनको भी स्ट्रेटेजाइज आप भी करते हैं, वो भी बड़ा अच्छा करते हैं। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब इनकार किया और साथ ही उनसे उन्होंने लेटर भी लिख दिया और मजबूरन आपको 100 मोटो लेना पड़ा। ठीक है, वो बहुत बड़ी शिकस्त थी। आप वो करते रहें जो मर्जी, आप उस मामले को लेके जाएं। आपने अभी तक एक रिमार्क नहीं दिया उन जजेस की इंडोर्समेंट में, लेकिन वो एक शिकस्त थी। वो शिकस्त दूसरी तबके की जो समझते थे कि 100 मोटो लेके हमें एक डेडनेस क्रिएट करना है, गो कि आप अभी भी मे भी ना कर आपकी, लेकिन शुरू में फर्स्ट राउंड में आप नहीं कामयाब हुई। ठीक है, जिस तरह आप मैंने चीज़ों को चाह रहे थे कि इंक्वायरी कमीशन और हुकूमत को भेज दें, हुकूमत जाने और हाई कोर्ट के जज माने, वो काम नहीं होने दिया गया। ठीक है, तो डिस्पाइट दैट कि आप
बड़ा एक मजबूत घोड़े में है, लेकिन फिर भी अगलों ने जो है वो नहीं आपकी चलने दी। जिलानी साहब ने इनकार किया। ठीक है, अब जो ये बात आ रही है रिटायर्ड जजेस पे, मैं समझता हूँ कि रिटायर्ड जज जो हैं इन पे अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये क्या करते हैं। रिज़र्व सीट के मामले में भी उनको मसला हुआ। रिज़र्व सीट में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको वो मिनार्टी में रह गए और आखिर में मिनार्टी में रह जाता है, नासुल मुल्क साहब भी रह गए, लेकिन जिस तरीके से उस रिज़र्व सीट के केस में इन्होंने चीज़ों को चलाया उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। ये क्या वजह है? हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जज तो किसी हुकूमत किसी एजेंडे पे नहीं है, तो फिर क्यों इतनी परेशानी है कि जी वो फैसला रिवर्स हो, 10 सीटें जो हैं वो पीटीआई की कम हो। और इलेक्शन कमीशन का कि क्या मसला है कि आपकी जिसे कहते हैं ना वो उधर आवाज़ ही नहीं निकलती। देखें, नहीं, इलेक्शन कमीशन ने आज भी कहा कि हमने ठीक इंटरप्रिटेशन की है। अब ये बताएं कि जस्टिस जमाल मंदोखेर और काई साहब भी कह रहे हैं हमारे फैसले की इंटरप्रिटेशन गलत। अगले 5 मोहम्मद अली मजहर भी कहने की गलत हुई है। नहीं, वो तो चले मेजॉरिटी में हो गए ना, ये 2 जजेस मिनॉरिटी में। उस फैसले वाले 2 जजेस कह रहे हैं। देखें, अब मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि उनको क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हैं? कि वो चीफ जस्टिस का भी जवाब में कहते हैं नहीं की गलत। नहीं, उन्होंने कहते मैंने इंटरप्रिटेशन ठीक किया, जो मतलब है उसने कहा जो करना है कर लो, सीधी बात है। मतलब है उनको पता है कि ये कुछ नहीं नहीं नहीं, वो बड़े मजबूत असाब के बंदे हैं और बिल्कुल जो सिकंदर सुल्तान राजा, और बताया जाता है कि वो जब पोजीशन ले लें तो कोई भी हो तो वो पोजीशन ले लेते। अब इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट पे वो कहते हैं मैंने इंटरप्रिटेशन ठीक की। अब देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन जो है वो जो फिक्रा लिखा है ना, मैं समझता हूँ ये काई साहब जो है वो जितना इलेक्शन कमीशन को बचाएं, अगले आपको वो फिर बात कर रहे हैं। जब बात हुई इलेक्शन में इरेगुलरिटीज़ की, रिगिंग की, वहाँ सिकंदर सुल्तान राजा ने सारा मलबा अदलिया पे डाल दिया। अब जब इंटरप्रिटेशन की गलत की बात हुई, उन्होंने सारा मलबा, उन्होंने कहा जी हमने किधर इंटरप्रिटेशन गलत की। और बात उनकी ये भी हो सकती है कि आपने अगर गलत हमारी इंटरप्रिटेशन हम कर रहे थे 100 मोटो ले ले, या उसके पास क्या चीज़ है कि वो कह रहा है कि मैं जी ठीक हूँ या हूँ। इस पे तो अब मंदोखेल साहब का जो डिटेल रीज़न है वो पता चलेगी कि वो इंटरप्रिटेशन वो कैसे कह रहे हैं। ये काई साहब कुछ लिखते हैं कि नहीं, वो उनको भी लिखना चाहिए कि इंटरप्रिटेशन उन्होंने की। तो इलेक्शन कमीशन देखें, जब आप इतने अपने जजेस के साथ नहीं खड़े होंगे, आप इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होंगे, तो इलेक्शन कमीशन तो आपके साथ उस तरह नहीं खड़ा। वो आज मैंने देखा है, पहले तो वो खड़ा था, वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जब उन पे दबाव आएगा तो वो नहीं खड़े होंगे, वो कहेंगे जी हमने इंटरप्रिटेशन ठीक की, अगर गलत थी तो आप नोटिस लेते। तो अब ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इसमें मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत के अंदर भी ये एक चीज़ है कि यार जब मेजॉरिटी जजेस एक नहीं चाह रहे पैकेज, जुडिशल पैकेज, तो हम क्यों जो है वो उनको ज़बरदस्ती दे रहे हैं। वो 3 साल के एक्सटेंशन नहीं चाह रहे जज। काई साहब ने तो लेनी नहीं, वो आजकल भी उन्होंने कहा कि मैंने ले, और उन्होंने लॉ मिनिस्टर ने कहा कि जी काई साहब ने नहीं लेनी एक्सटेंशन, और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बता दिया था कि मैंने एक्सटेंशन नहीं देनी। लेकिन जुडिशल पैकेज पे अगर जज नहीं है, 18वीं तरमीम आपको पीपल्स पार्टी ने नहीं करने देनी, तो फिर 2/3 से कौन सा बड़ा प्लान था जिसकी वजह से इतनी परेशानी और ओवर रिएक्ट हो रहा है कि जी अदलिया जो है वो ठीक है। ये तो वो सीटें आपकी थी नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने एक साइड पे की हुई थी। ये तो 78 सीटें जो थी ये माले गनीमत मिला हुआ था। आपके लोग कहते थे कि ये सीटें हमें जो है ये नहीं, मसला तो 2/3 का मसला है। अब 2/3 में अगर जज खुद ही जुडिशल पैकेज से मेजॉरिटी जजेस ने आवाज़ दे दी, चाहे वो लेफ़्ट राइट प्रो एंटी, सब ने कहा कि जी नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें तब्दीली चाहिए। अब मैं ज़्यादा जाता नहीं चाहिए, तब्दीली क्या चाहिए, वो तब्दीली की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं, तो फिर देखें फिर क्या कौन वो तब्दीली लोगों को क्लियर कर दें, वो तब्दीली पीटीआई नहीं है, वो कोई और तब्दीली की बात कर रहे हैं, वो शायद कुछ इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि पत्नी या बिन हाउस ये जो भी वो तब्दीली चाह रहे हैं, मुझे जो उनकी उस पर पता चला है और जुडिशल पॉलिटिक्स जिस तरफ जा रही है, देखें मैं नहीं समझता। मसला ये हुआ है कि काई साहब से गलतियाँ 2 बड़ी हुई, वो फिर संभल नहीं सके। 1 जनवरी 13 जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन भी उनको आंखें दिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा, इंटरफेरेंस के मामले पे आपने जिस तरह मामले को डील किया, आपने बज़ाहिर ऐसा लगा कि उनको हुकूमत के आगे डाल दिया उन जजेस को बिल्कुल जो कर रहे हैं हुकूमत करे, और उसका बहुत गलत इंप्रेशन बना, और इतना गलत इंप्रेशन बना कि आपने पूरी इंडिपेंडेंस को सिक्योर यानी स्टेक पे लगा दिया। ठीक है, सादा लफ्ज़ों में हसनात भाई, 13 जनवरी के फैसले से आपने अवाम में अपना साख ख़त्म कर ली, और इंटरफेरेंस के मामले पे जहाँ पे एजेंसियाँ जजेस को हांट कर रही थी, हरास कर रही थी, उसमें आपने जो किया उससे आपने अपनी अदलिया के अंदर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ पर भी अपनी साख ख़त्म कर ली। बात यह पब्लिक में परसेप्शन गलत गई है ना। आप समझते हैं कि आपके जजेस आपके सामने नहीं है, आप ठीक आप में भी होंगे कि जी मुझे लेटर, आपने 1 बाई उनसे मुलाकात की, आपने समझे होंगे कि जी ये लेटर ना लिखते मेरे पास, अना को थोड़ा पीछे करना था, इंस्टीट्यूशन को बचाना था।
ये तो फिर दूसरों ने टेक ओवर किया ना, जो आपके हम ख्याल थे, जो थे, जैसे अतर मिनल्ला, जैसे मंसूर अली शाह, उन्होंने कहा ये तो फिर इंस्टीट्यूशन सारा जो है वो इस तरह, तो हम बिल्कुल किस तरह जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त ये जो आज ये हुई है, ये अब 2-3 महीने चीज़ें चलेंगी। महीना देखते हैं कि काजी साहब को कल भी रिव्यू नहीं लगा तो अब कैसे चीज़ें चलाएंगे। असद भाई, आखिर में आपसे आखिरी खबर ले लें। ये जो था जस्टिस आलिया नीलम, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उनसे जो मुलाकात हुई है इनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें क्या हुआ है? वो सुना है कि आप बताएंगे? देखें, उसमें ख़बर जो रिपोर्ट हुई है, इशफाक हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं दुनिया के, लाहौर के। तो उनकी ट्वीट आई है, कल उन्होंने कोई ख़बर नहीं दी, इसका मतलब है उन्होंने पूरा कंफर्म किया और ख़बर दी है। उनकी खबर यह है कि जैसे आलिया नीलम डट गई हैं, उनका पहला टेस्ट था, उन्होंने कामयाब किया, पास कर गई, पहला पास टेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं जो जज, और ज़हरी बात है वो ना करती, वो कैसे हो सकता था कि वो अपने जजेस जिन पे इलेक्शन कमीशन विदाउट रीज़न ऑब्जेक्शन कर रहा था कि वो इंडिपेंडेंट ज़्यादा हैं, तो वो कहती कि नहीं ठीक है दूसरे दे ले। तो ये जो है उनने पहला टेस्ट पास किया, बहुत बड़ा उनका था। और उन्होंने कहा जी कि वो जो लिस्ट मलिक शहजाद साहब ने भेजी वही लिस्ट होगी, बाकी आप सुप्रीम कोर्ट से जाएं। अब बाल उन्होंने काजी फैसल साहब के कोर्ट में फेंक दिए। काजी फैसल साहब ने सिस्टम को भी चलाना है। और काजी फैसल साहब जजेस पर अदम एतमाद के हक में वोट देते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, या वो जजेस के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करते हैं कि यही जजेस वो इंटरप्रिटेशन करेंगे, लीगल वो इस तरफ जाएंगे ही नहीं, और वो इंटरप्रिटेशन में ये मामला आएगा। लेकिन उससे हतमी तौर पे तो यही तासर जाएगा ना कि आपने जजेस का साथ दिया या आपने इलेक्शन कमीशन का। असल मसला ये है कि निज़ाम को चलाना भी है। निज़ाम जब आप इस निज़ाम की पे बड़े सवाल हैं तो बड़ी मुश्किलात आती हैं, तो फिर ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ज़ाहिर बात है मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ भी आ सकती है, उस काजी साहब ने उससे भी जजेस को बचाना है, तो वो मेरा ख्याल है कि कोई ना कुछ करेंगे। जो है वो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि गलती पे गलती हो रही है, और ब्लेम जो है वो उन लोगों पे हो रहा है जो उनको बता रहे हैं, और बजाय इसके कि चीज़ों को अपने आप को दुरुस्त करें और कि जी ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है जी फलां, मतलब है ये इनको ओपन माइंड से देख किया जाए, न कि वो गलती पे गलती। देखें, छोड़ दें पीटीआई को, छोड़ दें। पीटीआई कल क्या है, परसों क्या होगी, क्या पता। हम सबसे ज़्यादा मेन उनके विक्टिम होंगे। हर जमात का जब एक दफ़ा इक़्तिदार में आती है उसकी और सूरत हाल होती है। लेकिन आपने अपनी पोजीशन बनानी है, आपने अपनी लेगेसी बनानी है। आपने जज, आपको कोई पार्टी कोई जो ऑफेंड करे, जो करे, उसको देख के आपने नहीं करना ये चीज़। तो देखते हैं, मेरा ख्याल है कि अब काजी साहब 5 रुकनी बेंच क्या पता समर वेकेशन के बाद टेकअप करे या अब करे। बात तो ये है ना कि समर वेकेशन के बाद होगा तो 2 महीने वो उसी तरह ट्रिब्यूनल चलते रहेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया असरात भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी असरात मलिक मौजूद थे, उन्होंने ख़बर भी दी, तज्ज़िया भी दिया। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन जैसे मज़हर आलम मियाँ खेल के ऊपर आप कह सकते हैं कि लड़के लड़की के रिश्ते में लड़के वालों ने तो एग्री कर लिया, अब जाके उन्होंने लड़की को मनाना है कि आप शादी कर लें। तो देखते हैं जैसे मज़हर आलम मियाँ खेल हाँ करते हैं, हालांकि वो ना कर चुके हैं। अब क्या अब अपनी ना को वो हाँ में बदलते हैं, और क्या वो हाँ में किसी दबाव पर बदलते हैं? क्योंकि अब उनको लाना भी तो फिर किसी दबाव में ही आप उनको लाएंगे ना, वो दबाव चाहे मिन्नत तरले का, मनाने का हो या कोई और दबाव हो। तो इस सब पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।